Namaskar. Today we will discuss organizational charts and organizational structure. ये हमारे सिलेबस PME 301 का यूनिट 2.5 है कि किसी भी संस्था का जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसका जो स्वरूप होता है, कौन उसमें हेड होगा, उससे नीचे कौन होगा, उससे नीचे होगा कौन, कौन किसको आदेश दे सकता है, कौन क्या जिम्मेदारियां निभाएगा, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर आता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था क्या है। तो हमने देखा है संस्था एक व्यक्तियों का समूह है जो कोई एक कॉमन गोल, एक कॉमन लक्ष्य निर्धारित जो उसने कर रखा है उसके लिए वो कार्य करती है। जैसे कि हमारा कॉलेज है तो ये एक संस्था है जो लोगों को रोजगारोन्मुखी टीचिंग देती है। उसका लक्ष्य है कि स्टूडेंट्स को तैयार करना कि वो अपने पाँव पर हो पाएँ, कुछ अर्निंग्स कर पाएँ, कुछ छोटा अपना बिजनेस सेटअप कर पाएँ। अब हमें बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है। All organizations have a management structure that determines the relationship between functions and positions and subdivides and delegates roles, responsibilities and authority to carry out defined tasks. कोई भी संस्था है उसमें कार्य का वर्गीकरण होना चाहिए, लोगों की जिम्मेदारियां, लोगों के अधिकार आदि पूर्ण तरह से डिवाइडेड होने चाहिए और किसी को भी पता होना चाहिए कि उसको किसको जवाबदेही करनी होगी। जैसे हम कॉलेज की बात लें तो हमारे कॉलेज में सबसे ऊपर प्रिंसिपल महोदया होती हैं, फिर हमारे यहाँ 5 ब्रांचेस हैं, उनके HODs हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनके नीचे बहुत सारे लेक्चरर्स हैं जैसे मैं हूँ, स्टूडेंट्स हैं, कुछ और भी लोग हैं जो अन्य तरह की सेवाएँ देते हैं जैसे कि सफाई कर्मचारी हैं, गार्ड्स हैं जो ड्यूटी पे 24 घंटे सेवाएं देते हैं, इलेक्ट्रिशियन है जो बिजली को ठीक करता है, माली है जो सफाई की व्यवस्था, लॉन्स वगैरह की देखता है, पौधे देखता है। तो ये सब किसी न किसी व्यक्ति को अपना जवाब देते हैं, उससे आदेश लेते हैं और अपने कार्य की पूर्ति करते हैं। तो एक पूरा स्ट्रक्चर, एक ताना बाना बना हुआ है हमारे कॉलेज के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, it is a framework within which an organization arranges its line of authorities and communications and allocates rights and duties. यह वह ढांचा है जिसमें हमारी संस्था बनी हुई है। इसमें अधिकार और कर्तव्य का विभाजन है, किसको क्या अधिकार है और किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो जो कार्य उस व्यक्ति को संपादित करने हैं वो दर्शाए गए हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब ये जो संरचना है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका उन्होंने 4 तरह से विभक्तिकरण किया है। एक तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लंबा फ्लैट यानी चपटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये 4 आजकल मुख्य रूप से चल रहे हैं। इनमें पहले 2 को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस की जो डेप्थ है उस अनुसार मुख्य रूप से जो हमारे देश में भी पाए जाते हैं ये 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं। टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टॉल का मतलब लंबा, यानी ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे स्तरों पर व्यक्ति हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हम देखते हैं। दीज आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर अ टॉलर हायरार्की। इसके अंदर अधिक लोग होते हैं, अधिक स्तर होते हैं। In its simplest form, a tall structure results in one long chain of command similar to the military. इसके अंदर बहुत सारे लोगों से होता हुआ कोई निर्णय जाता है और कोई आदेश भी आता है ऊपर से, तो नीचे तक उसमें आने में कई स्तरों पे पार होके जाना होता है। जैसे कि सेना है, सरकारी ऑफिस होते हैं, बहुत सारे लोगों के थ्रू होता हुआ काम होता है। As an organization grows, the number of management level increases and the structure grows taller. जैसे जैसे संस्था का आकार बढ़ता है, जैसे सरकारी व्यवस्था है, ऑफिस हैं,
या सेना है, तो नंबर ऑफ लेवल्स जो होते हैं, स्तर होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे लोग कंट्रोल करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोगों के आदेश पास होने होते हैं। फाइल नीचे से ऊपर तक जाती है और काम कराने के लिए वापस ऊपर से नीचे तक आती है। तो ये टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी के एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि ऊपर प्रेसिडेंट हैं और नीचे तक बहुत सारे लेवल्स हैं। ये एक प्रतीकात्मक टॉल डायग्राम है। आप देखें लगभग 8 लेवल्स हैं इसमें ऊपर से नीचे तक। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की कमी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे बड़ी कमी होती है कि निर्णय लेने में बहुत समय लगता है। फाइल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जाती है, समय बर्बाद होता है, औपचारिकताएं अधिक होती हैं, पैसा बहुत लगता है क्योंकि जो भी लोग हैं लगे हुए उनको सबको आपको तनख्वाह देनी है काम करने में। और सबसे ज़्यादा समय में बहुत डिले होता है, निर्णय लेने में बहुत देरी होती है, और किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। गलती कोई करता है, उसका सज़ा किसी को भी नहीं मिलती, और जो व्यक्ति जिसका काम होता है वो फंसा रहता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पुराने सिस्टम में बहुत पाए जाते थे। अब इसका काफ़ी जगह विरोध भी होने लगा है। अब आते हैं हम नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको हम देखेंगे। फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैव फ्यूअर मैनेजमेंट लेवल्स विच ईच लेवल कंट्रोलिंग अ ब्रॉड एरिया और ग्रुप। जो चपटा संस्था होती है स्ट्रक्चर की, उसके अंदर जो प्रबंधक होते हैं वो कम होते हैं, लेवल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और हर व्यक्ति ज़्यादा कंट्रोल करता है व्यवस्थाओं को। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस फोकस ऑन एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ rather than adhering to the chain of command। यहाँ पर आदेश मानने पर ऊपर से नीचे पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि कर्मचारी को खुद को अधिकार दिया जाता है कि वो खुद को आदेश दे, खुद अपने विवेक से, बुद्धि से उसे अधिकार है वो निर्णय ले और काम करे। By encouraging autonomy and self-direction, flat structures attempt to tap into employers' creative talents and to solve problems by himself। इसके अंदर कर्मचारी खुद निर्णय लेता है, खुद अपनी बुद्धि चलाता है, विवेक चलाता है, उस जिम्मेदारी का एहसास होता है, और उसे लगता है वो जो काम कर रहा है वो खुद की इच्छा से, खुद की बुद्धि से कर रहा है, उसे ऊपर वाले का आदेश मानने की ज़रूरत नहीं। ऊपर बैठा व्यक्ति सिर्फ दूर से ये देखता रहता है कि काम निर्धारित प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए हो रहा है, रिजल्ट उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं। इसमें मुश्किल से 2 या 3 लेवल्स होते हैं। विदेशी प्रबंधक कंपनियां जो हैं, विशेषकर जापानीज़ फर्म्स हैं, कोरियन फर्म्स हैं, वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत पसंद करती हैं, और हम देखते हैं इससे उत्पादकता भी बढ़ती है। यानी व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, वो खुद अपना निर्णय ले, खुद अपनी बुद्धि चलाए, विवेक चलाए, अपनी सोच से काम करें। ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए सिर्फ 4 लेवल हैं, जबकि पुराने डायग्राम में 8 लेवल थे। नॉर्मली 3 लेवल से कम तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस भी ज़्यादातर समय नहीं हो पाते। और भी वर्चुअल वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति पे ओपन चार्ज रहता है, किसी भी चीज़ में वो कंट्रोल कर लेता है। ये नए प्रबंधन की तकनीकें हैं, विशिष्ट रूप से ये भारत में यूज़ नहीं होती हैं। कुछ बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशंस या पार्टनरशिप फर्म्स में इस तरह का प्रबंधन होता है। तो हमने आज देखा किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स के फ़ायदे और नुकसान हैं। जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें त्वरित निर्णय होते हैं क्योंकि लेवल्स कम हैं, पैसे कम वेस्ट होते हैं क्योंकि कम लोगों को तनख्वाह देनी है। डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, निर्णय तुरंत हो जाते हैं क्योंकि इतनी लंबी फाइल चलेगी नहीं, निर्णय सिर्फ 2 या 3 लेवल पर ही हो जाएंगे। और इससे हमने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस में प्राप्त होते हैं। छोटे बिजनेसेस के अंदर और कई प्राइवेट कंपनीज़ में फ्लैट सिस्टम ही यूज़ होता है, और इसके हमने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। यही सोच है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस, टॉल ऑर्गेनाइजेशंस के बजाय फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क करें। थैंक यू।